भारत में होने वाले तकरीबन हर चुनाव के बाद चुनावों में गड़बड़ी को लेकर के खबरें आती रहती हैं। चुनावों में गड़बड़ी के साथ साथ ईवीएम को भी लेकर के शिकायतें आती हैं और ईवीएम में गड़बड़ी की भी खबरें आती हैं। कुछ इस तरह की भी खबरें हासिल होती हैं कि वोट किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है और वो वोट जा किसी और व्यक्ति को रहा है। इन तमाम बातों को लेकर के सोशल मीडिया पे मीडिया में बहुत बार बहस भी होती है। बहुत सारी पार्टियों के जो लीडर्स हैं वो अपनी चिंता और आशंकाओं से व्यक्त भी करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इन पर कभी भी कोई ख़ास रेस्पॉन्स नहीं दिया गया, बल्कि वो ईवीएम का भी बचाव करते हैं और चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसको भी साफ सुथरा बता करके मामले को ख़त्म कर देते हैं। एक रिपोर्ट अभी चूँकि इन दिनों कई खुलासे हुए हैं, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की बात थी, उसके बाद एक रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की जिसने अडानी के जो घोटाले हैं और जो दुनिया भर में उनका फैला हुआ नेक्सस है उसको उजागर किया है। अब एक रिपोर्ट अमेरिका के बहुत बड़े अखबार द गार्जियन के टीम के ज़रिए आई है और ये रिपोर्ट उन्होंने दुनिया के तकरीबन 60 पत्रकारों के साथ मिलकर, जिसमें जर्मनी और फ्रांस और दूसरे देशों के पत्रकार जो बहुत बड़े पत्रकार हैं और बड़े बड़े अखबारों और मैगज़ीन वगैरह से जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलकर के एक जांच की और ये जांच इनकी टीम ने तकरीबन 8 महीने की है। और उस 8 महीने की टीम के बाद 8 महीने की जांच के बाद जो खुलासा किया गया है वो कुछ इस तरह से है कि जो भारत के अंदर लोगों को एकदम चौंकाने वाला है, शॉकिंग है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली एक कंपनी है, एजेंसी है, उसके लोगों ने, या इजरायली जो कंपनी है उसने दुनिया के 30 मुल्कों में, जिनमें भारत भी शामिल है, के चुनावों को सेनेट उन्होंने बहुत सारे सवाल किए और बहुत सारी बातों का खुलासा किया, जिसमें ये खुलासा भी था कि इजराइल की कंपनी के ज़रिए भारत के अंदर चुनावों में दखलंदाजी की गई है। और चूंकि इस तरह के मामलात में सरकार को जानकारी होती है, तो जैसे पेगासस का मामला था, क्या इसी तरह से, चूंकि पेगासस भारत के सरकार के द्वारा ख़रीदा गया एक सॉफ्टवेयर था जो इसराइल की ही एक कंपनी से ख़रीदा था और उसके ज़रिए भारत के अंदर भारत के जजों की, सांसदों की, मंत्रियों की, विपक्षी पार्टी के बड़े लीडर्स की, पत्रकारों की और सोशल एक्टिविस्ट की जानकारी रखी जाती थी। उनके टेलीफोन हैक किए जाते थे और बहुत बार उनके टेलीफोन में मैनिपुलेट करके और कुछ संवेदनशील मैसेज वगैरह का आदान प्रदान भी दिखाया जाता था, जिसके ज़रिए उनकी बाद में गिरफ्तारियाँ भी होती थी। अब ये जो इजरायली कंपनी है, ये भी जो काम करती है उनका पूरा एक मेन्यू चार्ट टाइप का है जो इनकी कंपनी के जो प्लेटफॉर्म है उस पर गूगल में दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि हम क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। उसमें फ़ोन हैकिंग है, मेल आईडी हैकिंग है, व्हाट्सएप के ज़रिए प्रोपेगेंडा करना है, फेसबुक के ज़रिए प्रोपेगेंडा करना है और चुनाव में किसी भी देश का चुनाव हो उसको हाईजैक करने का उसमें लिखा हुआ है। अब ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के अभी बवाल हिंदुस्तान में चल ही रहा है, जिसमें अडानी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे हैं और भारत की सरकार अभी तक उसमें किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जबकि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद बीबीसी के दफ्तर पे 60 घंटे तक रेड इनकम टैक्स की चलती रही है, मगर अडानी के यहाँ आज की तारीख तक कोई जांच अधिकारी नहीं पहुँचा है, ना ही उनसे कोई पूछताछ की गई है। अब जब ये रिपोर्ट सामने आई है जो टीम होहे को लेकर के और गार्जियन, चूँकि गार्जियन दुनिया के बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही रेपुटेड एक न्यूज़ पेपर्स में है और अमेरिका से ये अखबार चलता है, उसके लोगों की एक टीम थी। इन गार्जियन के लोगों ने जो टीम बनाई थी, उन्होंने तकरीबन 8 महीने तक अंडर कवर ज़मीन पे जा कर के और उनके कस्टमर बन के
जो इसराइली कंपनी है उनके पास कस्टमर बन के पहुँचे और उनसे बहुत सारी चीज़ों पे जब मालूमात की तब ये तमाम चीज़ों के खुलासे सामने आए हैं। ऐसे में फिर सवाल ये पैदा होता है कि भारत के अंदर जो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई उम्मीदवार जिसके जीतने की दूर दूर तक किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं होती है और अचानक चुनाव में वो जीत जाता है। एक पार्टी जो चुनाव के वक्त मालूम होता है कि ये पार्टी अब किसे हार जाएगी चुनाव, और विपक्ष की कोई पार्टी चुनाव जीतेगी, लेकिन चुनाव के नतीजे आते हैं कि वो पार्टी एक बम्पर जीत हासिल कर लेती है। तो क्या पहले से इस बात की तैयारी की जाती है? जो हैकर्स हैं और इसराइली हैकर्स हैं उनके ज़रिए कुछ इस तरह का पहले से तमाम चीज़ों का बंदोबस्त कर दिया जाता है कि हमें ये चुनाव हर हाल में जीतना ही है। क्योंकि कांग्रेस की जो नेत्री हैं सुप्रिया सेनेट, उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं। उसमें एक आरोप ये भी है कि भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके 60% फॉलोवर ट्विटर पे वो फर्जी हैं, फेक हैं। इसी तरह से एक खुलासा और हुआ है कि भारत के अंदर तकरीबन 18,000 फेसबुक ग्रुप और पेज हैं जिनके ज़रिए फेक न्यूज़ को परोसा जाता है और लोग उन्हीं फर्जी खबरों को देख करके कुछ मुतासिर भी हो जाते हैं। और ये ट्रेंड पूरी तरह से मेल खाता है भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल है उसके काम करने की, उसके फंक्शनिंग जो है वो मेल खाती है इसराइली एजेंसी के जो अभी खुलासा हुआ उनके लोगों से। तो क्या जो चुनाव हो रहे हैं भारत के अंदर, ये गड़बड़ वाले चुनाव हो रहे हैं जिसको कोई और बैठ करके विदेशों में बैठ करके तो वो हरवा और जितवा रहा है? ऐसे में इन चुनाव के होने न होने से बहुत मतलब गंभीर बात है कि न होना भी फिर एक बेहतर है इस तरह के चुनाव होने से। अब यहाँ पर EVM को लेकर के जो बात होती है, तो EVM चूँकि जिन देशों ने बनाई थी जिनमें इनका इस्तेमाल होता था और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, जापान है और जो दूसरे मुल्क हैं जहाँ इन लोगों ने बनाया था इसको, उन देशों ने EVM के इस्तेमाल को पूरी तरह बंद कर दिया है और वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। तो भारत के अंदर अभी भी जबकि बार बार ये मांग उठती है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएँ, लेकिन सरकार EVM से ही चुनाव कराने पे अड़ी रहती है। अब ये EVM से ही चुनाव क्यों हो, ऐसे में विपक्षी जो पार्टियां उनको कुछ एक स्ट्रॉन्ग कदम, मजबूत कदम उठाना चाहिए और बहुत मुमकिन हो तो वो चुनाव लड़ने से साफ मना कर दें कि अगर EVM से चुनाव होंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने आप ही चुनाव लड़ लें इसको। तभी जाकर के इस तरह की धांधली चुनावों में जो हो रही है और जो खबरें आ रही हैं वो रुक सकती है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। एक अपडेट है जो कल की खबर है जिसमें हरियाणा में 2 मुस्लिम नौजवानों को वहाँ पर शहीद कर दिया गया और उनको जिंदा जला दिया गया। दोनों राजस्थान से, उनको भरतपुर से, राजस्थान के भरतपुर से उनको किडनैप किया गया था और इनके नाम जुनैद और नासिर हैं। ये लोग, इनके कंकाल एक गाड़ी से बरामद हुए थे और उसमें मोनू मानेसर नाम के एक व्यक्ति जो बजरंग दल का बताया जाता है उसके नाम सामने आया था। नफरती भाषणों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले ही महीने, इसी महीने 7 फरवरी को एक बाकायदा एक बयान जारी किया था, एक आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नफरती भाषण पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार नफरती भाषणों की समस्या को समझेगी तभी समाधान निकलेगा। तो यहाँ पर ये नफरती भाषणों के साथ साथ एक समुदाय विशेष के साथ नफरत का भी मामला है। ये इस तरह की नफरत 2014 के बाद से ही भारत में देखने को मिल रही है। अखलाक अहमद से जो दादरी से शुरू हुआ था वो अब हरियाणा के ये जो वाक़या हुआ है जिसमें जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया गया है उन तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इन मामलों को भी अपने लेवल पे देखना चाहिए। स्वतः संज्ञान वो खुद भी इस पे ले सकते हैं कि वो सरकार को कोई आदेश जारी करें कि इस तरह की कार्रवाइयाँ अगर होती हैं तो सरकार को उसमें ठोस कदम, सख्त कदम उठाने चाहिए, वरना ये चीज़ें अभी रुकने वाली नहीं है। एक बार फिर बताते हैं कि हरियाणा के भिवानी में कल एक बोलेरो गाड़ी से जली हुई 2 लाशें बरामद हुई थी। दोनों के कंकाल
वहाँ मिले थे और सूचना पर वहाँ पुलिस पहुँच गई थी। पुलिस ने बाद में जांच वगैरह शुरू की। इन दोनों को भरतपुर के गोपालगढ़ से अपहरण कर ले जाया गया था। 15 फरवरी को इनके परिजनों ने, जो जिनकी हत्या हुई है, उन्होंने अपहरण का मामला भी दर्ज कराया था और बाद में मालूम हुआ कि इनको पिटाई की गई इन दोनों की। और जिस गाड़ी में साथ में लेकर गए थे, चूँकि उनको चोटें ज़्यादा आ गई थी, तो उनको फिर उसी गाड़ी में, बोलेरो कार थी, उसमें इनको जैसे भी जलाया गया, जिंदा जला दिया गया। गाड़ी की हालत देख करके मालूम होता है कि उसमें कुछ भी नहीं बचा और सिर्फ 2 लोगों की कुछ हड्डियां उसमें बरामद हुई थी। इसी को लेकर आज ट्विटर पे भी एक ट्रेंड बाकायदा चल रहा है, बजरंग दल और एक मोनू मानेसर। तो इनमें कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो मोनू मानेसर को बाकायदा अभी एक बचाव करना चाहते हैं उसका, और उसके पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं कि वो गौरक्षक है और अगर आज मोनू भैया का कुछ हो गया तो कल तुम भी नहीं बचोगे। वहीं वसीम अकरम त्यागी ने एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं चूँकि यूट्यूब की कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन और कॉपीराइट के इश्यूज रहते हैं। वसीम अकरम लिखते हैं कि ये वीडियो मोनू मानेसर गैंग का है। गाय की रक्षा के नाम पर यह गैंग किस कदर आतंक मचाता है। इस गैंग पर 2 सप्ताह में 3 लोगों की हत्या के आरोप लगे हैं। और इन्होंने ये डीजीपी हरियाणा और हरियाणा पुलिस को टैग करके आगे लिखा है कि शय के कारण ही इस गैंग ने एक के बाद एक 3 लोगों की जान ली है। एक्शन क्या हुआ वो क्वेश्चन मार्क लगा करके छोड़ देते हैं। वहीं शुभांकर मिश्रा हैं, वो एक ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, हरियाणा में 2 मुस्लिम युवकों की जली हुई बॉडी मिलने से सनसनी, परिवार का आरोप। पुलिस ने जुनैद और नासिर को पकड़ा था। इसके बाद अधमरी हालत में उन्हें बजरंग दल के लोगों को सौंप दिया, जिसके बाद गौ तस्करी के शक में दोनों को बोलेरो समेत जिंदा जला दिया गया। मोनू मानेसर पर लगे हैं आरोप। वहीं सदफ आफरीन है, वो लिखती हैं, गौरक्षा के नाम पर लोगों को मारने वाला मोनू मानेसर की कुछ तस्वीरें पुलिस अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स के साथ हैं। मोनू की तस्वीरें सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राजेश दुग्गल, असिस्टेंट एसपी विपिन शर्मा, आईपीएस भारती अरोड़ा, कमिश्नर ऑफ पुलिस काला रामचंद्रन और कई अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ हैं। इसमें से कुछ तस्वीरें हम आपको यहाँ वीडियो में दिखाने वाले हैं। वहीं एक यूज़र और हैं, लालजी देसाई, वो लिखते हैं, 2 युवकों को जलाकर मार देने की घटना हरियाणा में सामने आई है। हत्या करने वाले मोनू मानेसर का ताल्लुक बजरंग दल से बताया जा रहा है। पुलिस अभी तक मोनू को पकड़ने में नाकाम रही है। हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। लालजी देसाई साहब ने ही कुछ तस्वीरें मोनू मानेसर की बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी शेयर की हैं, जिसमें वो अनुराग ठाकुर, जो दिल्ली के दंगों के वक्त में गोली मारो का नारा दे रहे थे सड़क पे लोगों के साथ में, उनके साथ थे। और एक में मोनू को गृह मंत्री अमित शाह के साथ देखा जा सकता है। तस्वीरों की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन चूँकि ये तस्वीरें ट्विटर पे पोस्ट की गई हैं, इसलिए हम आपको इन तस्वीरों को यहाँ अपने वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। जुबैर मेमन ये लिखते हैं, मैं हरियाणा में एक संगठित गिरोह द्वारा जावेद, जुनैद और नासिर की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। अच्छा, ये बयान जुबैर मेमन ने, ये ट्वीट असदुद्दीन वैसी जो AIM के प्रेसिडेंट हैं उनका है, उसको इन्होंने रीट्वीट किया है। ओवैसी साहब लिखते हैं, मैं हरियाणा में एक संगठित गिरोह द्वारा जुनैद और नासिर की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। घटना में नामित एक मोनू मानेसर को हरियाणा में भाजपा सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वो इस घटना के लिए जिम्मेदार है। क्या PM और HM इस घटना पर बोलेंगे? ये ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। तो देश के अंदर चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं चल रही हैं। और यहाँ पर एक खबर और बता दें कि अभी 4 दिन पहले की खबर है, हरियाणा के अंदर ही
ये हमने अपने यहाँ पोर्टल पे टीसीजंग न्यूज़ का जो हिंदी का हमारा पोर्टल है उस पर भी इसको पब्लिश किया है, जिसमें विशाल, रजत कुमार, सूरज कुमार, सोनू ने मिल करके गायों को जहर खिलाया और इससे 45 गाय मरी। और ये पूरी स्टोरी हमारे यहाँ टीसीजंग न्यूज़ पे हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। तो एक तरफ इस तरह की भी वारदात हो रही हैं जब 45 गायों को जहर दे करके मार दिया गया और उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये गाय करनाल में मरी थी और 16 दिन बाद इसका खुलासा हुआ था। ये गुड़ में जहर मिला करके गायों को खिला दिया करते थे और वो मर जाती थी। बाद में उन गायों का ये चमड़ा वगैरह बेच दिया करते थे। तो देश के अंदर चीज़ें बिल्कुल सही नहीं चल रही हैं। अभी जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और उसमें उन्होंने संदेश दिया था मोहब्बत का, तो ज़रूरत देश को इस वक्त मोहब्बत की है। नफ़रतें समाज के अंदर, इससे माहौल अच्छा नहीं होगा और दरमियान में दूरियां और बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ कई सारी चीज़ें हैं जो आज की अपडेट हमने अभी आपके सामने पेश की है। उसमें ख़ास तौर से दोनों ही खबरें, एक तो चुनाव को हाईजैक करने वाली और एक ये जो हरियाणा में 2 लोगों को जला करके मारने वाली हुई है। दोनों ही घटनाएं देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली है और इससे देश का भला किसी तरह से नहीं होने जा रहा है। इन पर रोक लगनी चाहिए और इसमें अब बहुत वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि इसमें जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की भी आती है कि सुप्रीम कोर्ट सख्ती से हिदायत जारी करे सरकार को कि अल्पसंख्यकों के साथ होने वाली इस तरह की वारदातें बंद हो। वही जो अभी एक आरोप ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से गार्जियन समाचार पत्र की रिपोर्ट को लेकर के लगाए गए हैं, उसकी भी जांच चूँकि सरकार तो नहीं कराएगी मगर फिर भी किसी न किसी लेवल पे सुप्रीम कोर्ट को इसकी जांच कराना चाहिए कि क्या भारत के अंदर होने वाले चुनावों को हाईजैक किया जाता है, क्या उनको दूसरे देशों में बैठे हुए जो एजेंट्स हैं वो अपने तरीके से उनके नतीजों को प्रभावित करते हैं। शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीसीजंग न्यूज़। दूसरे ये कि अगर हमारी किसी खबर से में कोई कमी है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हम अपनी खबरों में सुधार कर सकें। गलती हो जाती है बहुत बार। कल एक वीडियो में हमसे गलती हुई थी 16 तारीख के पर 26 फरवरी उसको कहा गया था, उसके लिए आपसे सभी से माफ़ी। मगर आपसे दरख्वास्त ये है कि जो भी अगर कोई कमी है तो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दूसरे, अगर वीडियो ठीक लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मुमकिन हो तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया आपका। कल दिन में हमने चूतिया बनाते रहे, नुक तुम्हारे बालक होटल शाही में दे दिए, तुम्हारे बालक फलानी जगह दे दिए, हम इस तरीका से चूतिया बनते रहे। अच्छा, आप लोगों ने कहाँ का तलाश किया? मोनू फिलहाल अब गोपालगढ़ पुलिस के साथ डोल रहा, एसएचओ का हाथ में हाथ मेल के डोल रहा गोपालगढ़ मोनू। कब की बात है ये? अभी की बात है 2:30-3 बजे करीब। दिन की बात है। किस जगह? ये फिरोजपुर सदर थाने। फिरोजपुर सदर थाने। किसने इस चीज की सूचना मिली? मैं आप खुद गया हूँ। अच्छा, आप जानते मोनू को? हाँ, मोनू को जानता हूँ, मोनू और लोकेश। अच्छा, दोनों। आप दोनों जानते हो? हाँ, होटल वाला लोकेश। ओके। और इस तरीका से ये कहानी हुई है सारी। हमको चूतिया बनाते रहे, तुम्हारे लड़के होटल में है, तुम्हारे लड़के हूं